हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग के दो फॉर्म्स के बारे में। हमने ये समझा था कि पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में और गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में डिवाइड होती है, मतलब कि शेयर होती है। आज हम पावर शेयरिंग के दो और फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग का, और यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे एक देश में अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर को शेयर किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये आखिरी और फोर्थ फॉर्म है पावर शेयरिंग का। यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में और मूवमेंट्स में पावर को शेयर किया जाता है, और कैसे ये प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं जिनके पास पावर होती है। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये टॉपिक आप सभी के चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करें। हमारा सबसे पहला पॉइंट है power is shared among different social groups like the religious and linguistic groups। मतलब जब पावर को शेयर किया जाता है हमारे देश के अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप, मतलब जो धर्म के आधार पर ग्रुप्स बनते हैं वो, या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, जैसे कि वो ग्रुप्स जो कि भाषा के आधार पर बनते हैं। तो जब पावर को इन्हीं सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड किया जाता है, शेयर किया जाता है, तो वहां पर हम ये थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को फॉलो करते हैं। यहाँ पर सोशल ग्रुप सिर्फ रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बने होते। ये सोशल ग्रुप्स काफी अलग अलग बेसिस पे बनते हैं, जैसे कि हमारे कल्चर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। तो जब पावर को हम इन सभी में शेयर कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। It gives minority communities a fair share in power। मतलब जब हम पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर कर देते हैं, तो उसकी मदद से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं उनको एक फेयर शेयर मिल जाता है पावर में। अब यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज क्यों लिखा है? जो भी हमारे देश में अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, उन सोशल ग्रुप्स में कई ग्रुप्स ऐसे भी होते हैं, कई कम्युनिटीज ऐसी भी होती हैं जो माइनॉरिटी होती हैं। माइनॉरिटी का मतलब वो ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो संख्या में कम होती हैं। तो जब हम पावर को अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, तो ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी फेयर शेयर का मतलब है कि उचित हिस्सा देना पावर में। तो जब हम इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को फेयर शेयर दे देते हैं पावर में, या फिर एक उचित हिस्सेदारी दे देते हैं पावर में, जिसकी मदद से क्या होता है, ये सभी कम्युनिटीज जो हैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसके बाद लिखा है इट गिव्स स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। मतलब जब हम पावर को ग्रुप्स के बीच में शेयर करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उससे एक स्पेस मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक जगह मिल जाती है इन सभी सोशल ग्रुप्स को गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार में, और प्रशासन में, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पावर को अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करने से क्या होता है, सभी सोशल ग्रुप्स को एक स्पेस मिल जाती है गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ ही साथ जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं उनको भी एक उचित हिस्सेदारी मिल जाती है पावर में और डिसीजन मेकिंग में। अब ये जरूरी क्यों है? अब जब हमारे देश में कई सारे डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे बनाए गए हैं, अब हर एक सोशल ग्रुप का अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है, सभी की अपनी अलग अलग जरूरतें होती हैं, अलग अलग विशेष होती हैं, और साथ ही साथ सभी ग्रुप्स की अपनी खुद के कुछ इश्यूज भी होते हैं। अब उन इश्यूज के बारे में, उन इंटरेस्ट के बारे में वही ग्रुप के लोग अच्छे से जानते हैं। हम लोग नहीं जानते कि उनको क्या चाहिए या उनको क्या दिक्कतों को फेस करना पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम उन सभी सोशल ग्रुप्स को उनके हिस्से की रिप्रेजेंटेशन दे, पावर दे, ताकि वो गवर्नमेंट में आके, सरकार में आके, एडमिनिस्ट्रेशन में आके अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और ये बता सके कि उनको क्या प्रॉब्लम है,
और उनके क्या इंटरेस्ट हैं, उनके ग्रुप की क्या विशेस हैं, क्या जरूरतें हैं। इसीलिए अलग अलग ग्रुप्स में पावर को बांटा जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है that in some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislatures and administration. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स को बनाया गया है ताकि जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं और जो विमेन हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल पाए लेजिस्लेचर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन में। अब यहाँ पे कई सारी टर्म्स हैं जिनको समझना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स। इसका मतलब है कि कई कंट्रीज में कुछ ऐसे संवैधानिक चेंजेस लाए गए हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स और प्रोविजंस को लाया गया है जो कि लीगलाइज्ड है, जो कि लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, ताकि जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, सोशली वीकर सेक्शंस का मतलब है वो सभी ग्रुप्स, वो सभी सेक्शंस हमारी सोसाइटी के जिनको पहले के टाइम से हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेट किया गया है, मतलब उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया गया है, जो कि सोशली और इकोनॉमिकली वीक हैं एज कंपेयर टू बाकी के लोग जो सोसाइटी में रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको मार्जिनलाइज रखा गया था बहुत सालों तक, या जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज नहीं मिल पाई, ऐसे लोगों को भी एक स्पेस मिले, ऐसे सेक्शंस को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स को, प्रोविजंस को कई कंट्रीज ने अपने देश में लागू किया। इसी के साथ साथ विमेन को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया। विमेन इसीलिए क्योंकि हिस्टोरिकली विमेन को भी मार्जिनलाइज किया गया था, कई जगहों पर, कई स्फीयर्स पर विमेन के साथ भी भेदभाव हुआ। इसीलिए इन दोनों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कई ऐसी कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स को लाया गया। इनकी मदद से इन सभी को रिप्रेजेंटेशन मिला लेजिस्लेचर्स में, मतलब कि जो हमारी सरकार है, हमारी पार्लियामेंट है वहां पर, साथ ही साथ जो हमारा प्रशासन है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी मदद से ये सभी ग्रुप्स जो हैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। इनकी वॉइस को भी सुना जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। हमने श्रीलंका और बेल्जियम के केस से ऑलरेडी ये सीख लिया है कि अगर हम ग्रुप्स को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनमें पावर को शेयर नहीं करेंगे, तो उन ग्रुप्स को ऐसा फील हो सकता है कि उन्हें निग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके खुद के देश में उनको साइड लाइन किया जा रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि देश में स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए हम सभी ग्रुप को साथ में लेकर चले और सभी में इक्वल पावर को शेयर करें, स्पेशली उन ग्रुप्स के साथ जिनको हमेशा से डिस्क्रिमिनेट किया गया है, जिनके साथ हमेशा से भेदभाव किया गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है। एक और फायदा भी होता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स का, और वो ये कि जब हम ऐसे अरेंजमेंट्स को, ऐसे प्रोविजंस को देश में लेकर आते हैं, तो उससे जो डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में एक गैप बन जाता है, एक बहुत बड़ा डिवीजन और डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वो रिड्यूस हो पाता है। क्योंकि अब हम जो सेक्शंस नीचे थे उनको भी ऊपर लेकर आ रहे हैं पॉलिटिकली, उनको भी हम रिप्रेजेंटेशन और पावर दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। अब देखते हैं इसके दो एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। हमने बेल्जियम के केस में पढ़ा था कि कैसे अलग अलग कम्युनिटीज को पावर देने के लिए वहां की कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिटी गवर्नमेंट का प्रोविजन डाला गया, जिसके मुताबिक हर एक कम्युनिटी के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट को बनाया गया, ताकि सभी जो कम्युनिटीज हैं वो अपने मुताबिक डिसीजंस ले पाए। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारा खुद का देश, जहां पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई। इसके बारे में क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है कि हमारे देश में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कई चुनावी क्षेत्र ऐसे हैं जिनको रिजर्व्ड रखा गया है। रिजर्व्ड का मतलब है कि चुनाव के टाइम पर, इलेक्शंस के टाइम पर वो सीट्स दो वीकर सेक्शंस के लिए, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब एसटी और शेड्यूल्ड कास्ट मतलब एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। तो उन सीट से वही कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि उन जगहों पर उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, तो ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमारे देश में लाया गया। तो इसी के साथ हमारा ये पहला फॉर्म हो जाता है खत्म। यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि इसमें पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इसकी मदद से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक फेयर शेयर मिलता है पावर में,
साथ ही साथ एक जगह मिलती है, एक स्पेस मिलती है गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स को बनाया गया ताकि जो सोसाइटी की सोशली वीकर सेक्शंस हैं और जो विमेन हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके हमने दो एग्जाम्पल देखे। सबसे पहला एग्जाम्पल देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट का इन बेल्जियम और दूसरा एग्जाम्पल था रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इन इंडिया। इसी के साथ हमारा ये थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग यहीं पे खत्म होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की तरफ, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है पावर शेयरिंग कैन बी सीन इन द वे political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। मतलब पावर शेयरिंग को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स कंट्रोल करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं उन सभी लोगों को जिनके पास पावर है। इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए आपका जरूरी है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रेशर ग्रुप्स को और मूवमेंट्स को पहले अच्छे से समझें। तो हम शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अब पॉलिटिकल पार्टीज में पावर दो तरीके से शेयर होती है। सबसे पहला तरीका है कंपटीशन के थ्रू और दूसरा तरीका है कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंपटीशन के साथ और देखते हैं हमारा ये दूसरा पॉइंट। इन पार्टीज पावर शेयरिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयरिंग जो है वो कंपटीशन के फॉर्म में होती है। इसके बाद लिखा है This ensures that power does not remain in one hand। ये इंश्योर करता है कि पावर कभी भी किसी एक के हाथ में ना रहे। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अब हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, करेक्ट? हमारे देश में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई के नाम आपने बहुत बार सुने भी होंगे। अब हमारे देश में जब इलेक्शन होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को चूज कर सकते हैं। ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के अलग अलग ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजीज को, सोच को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंपीट करती हैं, मतलब ये कंपटीशन में उतर जाती हैं पावर को हासिल करने के लिए और इलेक्शंस को जीतने के लिए। और हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं चूज करने के लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी एक पार्टी ने इलेक्शन को जीत लिया, पार्टी ए ने इलेक्शन को जीत लिया। अब उनके पास पावर आ गई। 5 साल बाद लोगों ने पार्टी को बदल दिया और अब पार्टी बी इलेक्शन में जीत गई। 10 साल बाद पार्टी बी भी हार गई और कोई पार्टी सी थी वो अब पॉलिटिकल पावर में आ गई, उनके पास सारी की सारी गवर्नेंस की पावर आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो पावर है वो पहले ए के पास थी, फिर वो बी के पास गई और फिर वो सी के पास चली गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? पावर जो थी वो शेयर हो गई। पावर कभी भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में हमेशा के लिए नहीं रही, ये पावर हमेशा चेंज होती रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने कभी एक पार्टी को जिताया, हमें उनका काम अच्छा नहीं लगा तो हमने उस पॉलिटिकल पार्टी को बदल दिया। इसकी मदद से क्या होता है कि कभी भी कोई पावर किसी एक पार्टी के हाथ में या किसी एक ही लीडर के हाथ में हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आप हमारे खुद के देश का, इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो हमारे देश में भी कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हमेशा के लिए रूल नहीं करी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही पार्टी का हर बार इलेक्शन में पावर आया या हर बार एक ही पार्टी जीतती रही। पार्टीज चेंज होती रही। कुछ पार्टीज ने ज्यादा वक्त तक रूल किया, कुछ पार्टीज ने कम वक्त के लिए, लेकिन पार्टीज हमेशा चेंज होती रही, पावर हमेशा शेयर होती रही। तो इसी वजह से कंपटीशन के फॉर्म में पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को इनडायरेक्ट तरीके से शेयर किया जाता है। अब इसके बाद दूसरा फॉर्म था कोएलिशन गवर्नमेंट, तो उसका पॉइंट देख लेते हैं। सच शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन पार्टीज फॉर्म अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड शेयर पावर। दूसरा फॉर्म होता है जब डायरेक्टली पावर को शेयर किया जाता है। वो कैसे? कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू। अब कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है?
कई बार इलेक्शंस में क्या होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत पाती। मतलब हर एक देश में एक नंबर होता है, एक सेट होता है कि इतने से ज्यादा सीट्स होना चाहिए, इतने से ज्यादा आपकी मेजॉरिटी आनी चाहिए, तभी आप अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। तो कई बार कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है जिनके पास मेजॉरिटी आए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में हाथ मिला लेती हैं। मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल जाती हैं और कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब कि जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज डायरेक्टली पावर को शेयर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी एक पार्टी मेजॉरिटी के साथ नहीं जीत पाई, जिसके वजह से उन्होंने दूसरों की हेल्प ली और अब गवर्नमेंट में उनको साथ में मिलकर काम करना पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो पार्टीज ने मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों ही पार्टीज की बात मानी जाए और कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो दोनों ही पार्टीज उसमें राजी हों। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पीछे हट जाती है और सरकार गिर जाती है। इसलिए ये काफी रिस्की भी होता है और प्रॉब्लमैटिक भी होता है। प्रॉब्लम्स काफी आती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म करना ही पड़ता है जब मेजॉरिटी ना हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है एक कार्टून के थ्रू। तो चलिए इस कार्टून को समझ लेते हैं। इस कार्टून में डिपिक्ट हो रहा है द प्रॉब्लम्स ऑफ रनिंग द जर्मनीज ग्रैंड कोएलिशन गवर्नमेंट। जर्मनी में भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट आई थी। जर्मनी में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक का नाम था क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और दूसरी का नाम था द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। दोनों ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जर्मनी की और एक दूसरे की दुश्मन थी। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के राइवल्स थी और आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। लेकिन 2005 में क्या हुआ, इन दोनों में से एक भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं पा पाई, मतलब एक भी नहीं जीती, जिसके वजह से इन दोनों राइवल्स ने हाथ मिलाया और कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया। अब कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद इनको काफी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट थी, दोनों के ओपिनियंस भी बिल्कुल डिफरेंट थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने एक कोएलिशन गवर्नमेंट को फॉर्म किया था, ये पावर को शेयर कर रहे थे, इसलिए अपने देश को चलाने के लिए, देश की ग्रोथ के लिए इन दोनों ने साथ में मिलकर काम किया और सरकार को चलाया। तो ऐसा ही होता है कोएलिशन गवर्नमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बाद प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के तरफ। Interest groups or movements also have a share in governmental power, either through participation in governmental committees or bringing influence. अब सबसे पहले समझते हैं कि ये इंटरेस्ट ग्रुप्स या फिर प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों का सेम इंटरेस्ट है। अब उन पांचों लोगों ने मिलकर एक ग्रुप को फॉर्म किया। उनका इंटरेस्ट क्या है कि उनको एक प्रोजेक्ट को खत्म करना है। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या हो गया, इंटरेस्ट ग्रुप। तो ऐसे ही हमारे देश में और कई देशों में ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जिनका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। स्पेसिफिक इंटरेस्ट का मतलब है कि वो किसी एक ही इंटरेस्ट के लिए ग्रुप को फॉर्म करते हैं, उसी इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। कई बार डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस डालने के लिए, अपने हिसाब से पॉलिसीज को मोल्ड करने के लिए ये इंटरेस्ट ग्रुप्स डिसीजन मेकर्स पर, मतलब पॉलिसी मेकर्स पर, लीडर्स पर प्रेशर डालते हैं, मतलब दबाव डालते हैं। इसीलिए इनको प्रेशर ग्रुप्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है फार्मर्स प्रोटेस्ट का एक इमेज। ये फार्मर्स यूनियन है जिन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट किया अपनी कुछ मांगों को पूरा करवाने के लिए और लीडर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर ये जो फार्मर्स का ग्रुप है, ये एक इंटरेस्ट ग्रुप है और ये इंटरेस्ट ग्रुप क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट के थ्रू, मूवमेंट के थ्रू गवर्नमेंट को, लीडर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से ये क्या बन गया, एक प्रेशर ग्रुप। तो ऐसे ही इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप और जो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये मूवमेंट या चिपको मूवमेंट जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है, इन सभी मूवमेंट्स के वजह से कई बार जो हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, ये सब इन्फ्लुएंस होती हैं और कहीं ना कहीं ये सभी लोग हमारे पॉलिसीज को कंट्रोल भी करते हैं। इसीलिए इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पावर शेयरिंग में और पावर को एक्सरसाइज करने में। यहाँ पर वही लिखा है दैट थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज
और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस। कई बार क्या होता है, जब कोई पॉलिसी बनाई जाती है, कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आती है किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, तो उस वक्त क्या होता है, उस ग्रुप के लोगों को अगर कोई बात पसंद नहीं आती है तो वो आते हैं गवर्नमेंट के पास, वो आते हैं लीडर्स के पास, उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, और बात करने के थ्रू वो कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से अपनी बात को सामने रख पाएं, अपनी डिमांड्स को पूरा करवा पाएं। तो इसी तरीके से वो कमिटीज में हिस्सा लेते हैं, लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग का मतलब होता है कि वो लीडर्स से जाके, मिनिस्टर्स से जाके, पॉलिसी मेकर्स से जाके बातचीत करते हैं और कोशिश करते हैं इन्फ्लुएंस करने की और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करने की। तो ये था हमारा फोर्थ एंड फाइनल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर हमने यही समझा कि कैसे पावर को पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर किया जाता है दो तरीकों से। सबसे पहला तरीका है कंपटीशन के थ्रू और दूसरा तरीका है कोएलिशन गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद हमने समझा कि इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं और कैसे ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं और जो उनके किए गए मूवमेंट्स या प्रोटेस्ट होते हैं, वो गवर्नमेंटल पावर में अपना एक शेयर रखते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंटल कमिटीज में या फिर इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और जो मूवमेंट्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं उन सभी लोगों को जो पावर में हैं। इसी के साथ हमारा ये फॉर्म भी खत्म होता है, जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या समझा? हमने दो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में समझा और देखा कि किस तरीके से पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में बांटा जाता है, और साथ ही साथ कैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स भी पावर को शेयर करती हैं, पावर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं जिनके पास पावर है। इसी के साथ हमारे चारों फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग खत्म होते हैं और हमारा टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा अच्छे से। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।